सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली का अगर त्यौहार आप मना लिए हों और होली की खुमारी अगर आपके जहन से, आपके शरीर से, आपके दिमाग से कम हुई हो, तो आपको एक और कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दरअसल हुआ ये था कि ठीक आज ही के दिन और आज से 18 साल पहले ऐसा ही माहौल था। होली बीत चुकी थी और होली की खुमारी लगभग लोगों के जहन से उतरी नहीं थी और इसका फ़ायदा उठाकर माओवादियों ने एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया था। आपने अब तक बस्तर में माओवादियों के द्वारा हमले किए गए बड़ी हमले, उसमें ताड़मेटला का जिक्र सुना होगा, जीरम का जिक्र सुना होगा, उसी में एक घटना सुनी होगी रानी बोतली की। आपको बताऊं कि बड़ी घटनाओं में सबसे पहले रानी बोतली की घटना माओवादियों के द्वारा अंजाम दी गई, जिसमें उन्होंने 55 जवानों की हत्या की गई। इस पूरी घटना को मुझे लगा अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिलाना चाहिए और इसके लिए मैं एक बार फिर रानी बोतली पहुंचा और वहां से मैं क्या क्या लेकर आया, कहानियां और प्रत्यक्षदर्शियों के मुँह ज़बानी उनके जो अनुभव थे और साथ ही साथ उस घटना में जो घायल हुए उन लोग। तो इस पूरी घटना को एक बार फिर से आपके सामने रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि 15 मार्च 2007 का दिन था और बीजापुर ज़िले के रानी बोतली में जो जवान हैं उनका जो कैंप है, सलवा जुड़ूम का समय था। उस समय एसपीओ का भी दौर चल रहा था, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, जो कि ग्रामीण ही हुआ करते थे और उसमें 5 एसपीओ के बीच में एक 303 राइफल हुआ करती थी और इन एसपीओ के साथ में 55 से ज़्यादा जवान उस रानी बोतली के कैंप में देर रात आराम कर रहे थे। माओवादियों ने उस कैंप पर अटैक करने की बहुत लंबी रणनीति तैयार की थी और लंबी रणनीति तैयार करने के बाद देर रात उन्होंने पूरे कैंप को घेरा और घेर पर उस पर ताबड़तोड़ अटैक किया। अटैक भी इस तरह से कि 55 जवान शहीद हो गए, उनकी डेड बॉडियां जली हुई स्थिति में पाई गई। क्या हुआ पूरा मामला, इसमें सबसे पहले हम जब वहां पहुंचे तो वो तस्वीर देखिए जिस कैंप में पूरी घटना को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ में 4 दशक से माओवाद काबिज है और 4 दशक से काबिज माओवाद को लेकर एक बड़ी जंग चल रही है। बीते 2024-2025 की अगर बात की जाए तो माओवादियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा भी किया है कि 31 मार्च 2026 तक इस पूरे माओवाद को केवल दंडकारण्य ही नहीं बल्कि पूरे देश से समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे में अब हमें लगता है कि जब अगर वाकई में माओवाद समाप्त होने वाला है तो कुछ पुरानी भूली बिसरी यादों को भी फिर से याद किया जाए। तो ऐसी कुछ कहानियाँ ढूंढ कर निकाल कर आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल अगर आप गूगल करें तो जिस तरह से पुराने रिपोर्ट पे मैंने बार बार कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हुए, इसमें तीसरी सबसे बड़ी घटना, जो सबसे बड़ा नुकसान माओवादियों को हुआ बीते दिनों, 31 माओवादी मारे गए। उसी तरह से कई घटनाएं ऐसी भी हैं जिसमें जवानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। जिसमें एक घटना है जो आपको याद होगी आपके जहन में, ताड़मेटला की घटना, जिसमें 76 जवानों की हत्या माओवादियों ने की थी। ठीक उसी तरह से एक घटना और भी हुई थी रानी बोतली में, जिसमें 55 जवानों की हत्या माओवादियों ने की थी। तो इस वक्त मैं उसी रानी बोतली के उसी स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ माओवादियों ने किसी समय में खून की होली खेली थी और 55 जवानों की हत्या कर दी थी। तो ठीक उसी जगह पर हूँ और ये वही रानी बोतली का वही कैंप है जहाँ पर वो अटैक हुआ था। 15 मार्च 2007 की तारीख थी। बताया जा रहा है कि होली के ठीक 3 दिन के बाद, 3 दिन पहले जवानों ने जमकर होली खेली थी। तब उन जवानों को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि 3 दिन के बाद ये रंग की होली, खून की होली में तब्दील हो जाएगी। बताते हैं कि ये वही कैंप है और ये चारों तरफ, इस तरफ से ही माओवादियों ने सबसे ज़्यादा अटैक किया था। और उस समय जब सलवा जुड़ूम शुरू हुआ तो बस्तर के कई अंदरूनी इलाकों के स्कूल और सरकारी भवनों में ही सुरक्षा बल के जवानों को ठहरने की व्यवस्था की गई और उनके कैंप लगाए गए। तो इसी तरह से रानी बोतली का भी ये एक पुराना स्कूल है जो अभी भी जो मूक गवाह बन के यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसी स्कूल में पूरे कैंप लगाए गए थे और जवानों के रुकने की व्यवस्थाएं की गई थी और चारों तरफ से एक कटीले तारों से इस कैंप को घेरा गया था। 15 मार्च 2007 की तारीख बताया जाता है कि हर मोर्चे पर जवान तैनात थे और बहुत सारे जवान जो है वो रात होने की वजह से सोए हुए थे। माओवादियों ने बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ इस अटैक को अंजाम दिया था, इस हमला को अंजाम दिया था और अंजाम देने के बाद उन्होंने सबसे पहले पूरे गांव को घेर लिया। गांव को घेरने के बाद इस पूरे कैंप को भी घेर लिया।
और घेरने के बाद जब जो जवान मोर्चे पर तैनात थे, बताया जाता है कि दीवारों पर और जो कैंप के लिए सुरक्षा के लिए जो बाड़े लगाए गए थे उसमें सीढ़ियां लगाकर माओवादी चढ़कर हमला कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने जो मोर्चे होते हैं, मोर्चा पर उन्होंने अटैक किया और मोर्चा पर अटैक करने के बाद फिर उन्होंने अंदर जो जवान सो रहे थे उनके बैरकों को बाहर से बंद करके और बंद करने के बाद उन पर पेट्रोल पंप से हमला किया गया। इस पूरी घटना में लगभग 55 जवान शहीद हुए थे और 55 जवान शहीद होने के बाद इसमें लगभग 15 जवान घायल भी हुए थे। आज रानी बोदली के उस कैंप में तस्वीरें काफ़ी बदल गई हैं उस इलाके की, इस इलाके की, और जिस इलाके में कभी माओवादी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया करते थे, अब उस इलाके में कैमोबेस में देख रहा हूँ सड़क आ चुका है और अब यहाँ पर एक सड़क आ चुकी है, यहाँ पर एक नेटवर्क भी है बहुत शानदार। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मोबाइल के टावर लगे हुए हैं, ये सब बदलाव। लेकिन वो जो जवान शहीद हुए थे उनको लेकर एक स्मारक भी यहाँ पर बना हुआ है। हमें लगा कि उस घटना को फिर से याद करते हुए उन जवानों को भी श्रद्धांजलि दे दें। इसमें लिखा हुआ है शहीद स्मारक, शहीद दिनांक 15 मार्च 2007, स्थान रानी बोदली बीजापुर, जिला बीजापुर अंतर्गत कैंप रानी बोदली में नक्सली हमले के दौरान नक्सलियों से लोहा लेते हुए अदम्य साहस एवं वीरता के साथ वीर गति को प्राप्त हुए पुलिस अधिकारियों को और कर्मचारियों को सत सत नमन। सारे जवानों के नाम लिखे हुए हैं इसमें, जिसमें 1 से लेकर 16 तक ये सभी सीएफ के जवान हैं, जो कि जिसमें एपीसी, प्रधान आरक्षक और ट्रेड आरक्षक, इस तरह के जो पदाधिकारी रहे। और साथ ही साथ इसमें 39 एसपीओ, जिन्हें कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर या हिंदी में विशेष पुलिस अधिकारी कहा जाता था। एसपीओ दरअसल में जब सलवा जुड़ूम शुरू हुआ था, सुनील भाई हमारा कैमरा हैंडल कर रहे हैं, सुनील थोड़ा आराम से आप सबके नाम को वहाँ पर रोक के रखें ताकि दर्शक सभी के नाम को पढ़ भी सकें कि कौन कौन से जवान यहाँ पे शहीद हुए थे। हाँ, कुछ देर रोक कर रखें, सबके नाम उसमें दिखते रहें। एसपीओ जो है स्पेशल पुलिस ऑफिसर, जब सलवा जुड़ूम शुरू हुआ तो सलवा जुड़ूम शुरू होने के बाद बस्तर के आदिवासी 2 धड़ों में बढ़ गए। बहुत सारे आदिवासी माओवादियों की तरफ चले गए, बहुत सारे आदिवासी सरकार की तरफ चले गए। सरकार की तरफ जो लोग चले गए, जो लोग सलवा जुड़ूम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिए, माओवादियों के खिलाफ हथियार उठाने को तैयार भी हुए, उन्हें भी बहुत सारे लोगों को हथियार जो थमाया गया तो उन्हें एसपीओ बोला गया, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस के साथ रहकर ही माओवादियों से लोहा लेते थे। और हालांकि इन्हें किसी तरह का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था और यही सबसे बड़ा बेस बना जब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फिर संज्ञान लेते हुए सलवा जुड़ूम को बंद करने का आदेश दिया कि बिना किसी प्रशिक्षण के इतने सारे लोगों के हाथों में हथियार थमा देना, इस सब बातों को लेकर, तो उन्हें एसपीओ कहा जाता है उस समय। तो ये सारे 39 एसपीओ हैं जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। सारे लोग बैरक में सोए हुए थे। और अब आप सोचिए कि आज यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ की फ़िज़ा बदल गई है। मैं यहाँ रानी बोदली में 2007 की घटना के बाद आज 2025 में यहाँ पहुँचा हुआ हूँ और इतने वर्षों के बाद में यहाँ चारों तरफ देख रहा हूँ तो लोगों के मन से एक भय थोड़ा सा कम हुआ है। हालांकि जवानों और माओवादियों के बीच अभी भी यहाँ पर मुठभेड़ जारी है। यहाँ से कुछ ही दूरी में फरसेगढ़ से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर जो बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 31 माओवादी मारे गए। तो और सामने सड़कों पे भी मैं देख रहा हूँ कि डिमाइनिंग के लिए जवान किस तरह से सड़कों के किनारे ट्रैक्टरों से खोद रहे हैं कि माओवादी कहीं वहाँ पर बम ना लगाए हों। रानी बोदली से कुटरू आगे जाएंगे और कुटरू से आगे बेदरे की तरफ में, आपको याद हो 6 जनवरी को एक बड़ी घटना हुई जिसमें 8 जवान शहीद हो गए आईडी ब्लास्ट में। तो हालांकि माहौल पहले से अब माओवादियों की गिरफ्त से इलाका काफ़ी कुछ छूट चुका है, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से इलाका माओवादियों से मुक्त हो चुका है। लेकिन बदलाव काफ़ी दिखने को मिल रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर जो मैंने पहले बताया कि आने के लिए सड़क है और यहाँ बात करने के लिए मोबाइल टावर है, लोगों के लिए आवाजाही के लिए यहाँ बसें भी चल रही हैं इस इलाके में। और अब लोगों का मोह भंग भी हो रहा है। इस इलाके से बहुत सारे माओवादियों ने समर्पण भी किया जो लोग संगठन में जुड़ गए थे। हालांकि अभी यहाँ पर कोई भी पुलिस का अधिकारी नहीं है जो कि उस घटना पर कोई जानकारी दे पाए। हम कोशिश करेंगे इसी में आगे में
कि गांव में आसपास कोई चश्मदीद अगर मिल जाए तो उससे भी समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। रानी बोतली की घटना बड़ी थी, 55 जवानों का शहीद होना। जब मैं उस घटना स्थल पर पहुंचा, उस कैंप का मैंने मुआयना किया, समझने की कोशिश किया कि क्या मंजर रहा होगा, तो मेरे जहन में एक बात और आई कि पुलिस के कोई अधिकारी तो इस पर बयान दे नहीं रहे हैं उस वक्त पे, तो क्यों ना किसी प्रत्यक्षदर्शी से बातचीत की जाए। तब मैं एक दादा को ढूंढा उसी गांव के, जिनके छोटे भाई भी इस घटना में शहीद हुए थे, वो भी एसपीओ थे। तो उन्होंने पूरी घटना जो बताई, जो वो देखे, जो सुने, पूरी रात गोलियों की तड़तड़ाहट, सुबह 4 बजे उठकर वो किस तरह से जवानों के पास पहुँचे, पेच पिलाकर जो कुछ घायल जवान थे उनकी मदद की, और क्या मंजर उन्होंने देखा, वो भी उनकी जुबानी आप सुनिए। रानी बोतली गांव में हूं और रानी बोतली में पहले मैंने आपको जो कैंप दिखाया कि जहां पर स्मारक बना हुआ है, और 15 मार्च 2007 की वो घटना जिसमें 55 जवानों की माओवादियों ने हत्या की, और उस हत्या के हालांकि किसी पुलिस अधिकारी ने वहां पर बयान नहीं दिया। मुझे लगा कि गांव के किसी लोगों से बातचीत की जाए कि वो उस घटना के बारे में क्या जानते हैं। तो एक दादा मिले हैं और इनके भाई भी एसपीओ में थे और उसी घटना में वो भी शहीद हुए थे। इसी गांव के हैं, कैंप के ठीक पीछे इनका घर है, तो मुझे लगा इनसे पूछना चाहिए। दादा, आपका क्या नाम है? बिच्छेम दादा। बिच्छेम दादा, ये बताइए कि वो जो घटना हुआ रानी बोतली वाला, जी जी, तो उस दिन क्या हुआ? आप कहाँ थे जब घटना हुआ? कितने बजे? क्या गोली की आवाज़ आप भी सुने, या कितने बजे से गोली की आवाज़ सुने? गोली मतलब वही 12-1 बजे तक चालू हो गया है। अच्छा, गोली चलने के लिए। हाँ। तो मतलब वही 4 बजे के आसपास बंद हो गया। और कितना गोली चला होगा? कैसा? बहुत चला है। हाँ। एकदम बम भी उतनी चला है और गोली भी उतनी चला है। अच्छा, तो फिर रात में आप लोग निकले घर से बाहर? घर नहीं निकलेंगे ना। हाँ। कहाँ से निकलेंगे? पूरा गोली इधर उधर चिड़चड़ बगेंगे बोलने से। अच्छा, तो हमको भी दिलक जाएगा तब जाएंगे सारे, इसलिए अंदर में थे हम लोग, नहीं निकले। थोड़ा सा दरवाजा खोल के देखे? खोल के देखे ऐसे जान के भी, लेकिन वहाँ कहाँ। कोई बता रहा था कि पूरे गांव को नक्सली लोग घेर के रखे रहे, तो घेर के तो रख दिए थे होंगे ना पूरे चारों। फिर कब निकले आप लोग घर से बाहर? सुबह निकले, मतलब वही 4 बजे के आसपास। गोली आवाज बंद होने के बाद निकले। हाँ। निकले तो कोई नक्सली नहीं दिखा? नहीं, पहले ही निकल गए। अच्छा, फिर कहाँ गए आप लोग? कहीं नहीं, वहीं कैंप के अंदर गए। हाँ, तो क्या दिखा वहाँ? वहाँ जाने से पूरा लाश मन दिख रहा है। अच्छा, तो उसमें कोई बता रहा था कि कुछ लोग घायल भी थे? घायल तो है। हाँ। घायल तो आप लोग घायल लोग थे? हाँ। हाँ। घायल 2 लोग, 4-5 लोग थे घायल वाले भी। अच्छा, कुछ लोग जिंदा भी बचे? जिंदा भी कितने? 5 लोग जिंदा बचे। क्या? 5 लोग। हाँ। और कोई बता रहा था, भैया बता रहे थे क्या, ताड़ पत्ता के नीचे छुपे वाले भी थे? हाँ, वो बंदूक को पकड़ के वो ऐसी लेट दिया, थोड़ा किनारे बाउंड्री था, इतना बड़ा ताड़ पत्ता था, उसमें फिर वो बंदूक ऐसे सामने रखा, ऐसे सो दिया। अच्छा, ऊपर ताड़े पत्ता डाक के। तो बच फिर गए। और चलने के बाद फिर धीरे से उठाओ। आपके कौन थे एसपीओ में? मेरा भाई रामचंद्र। तो वो भी उसमें खत्म हो खत्म हो गए। शादी वादी हुआ था उनका? हाँ, हो गया था, एक लड़का है। अच्छा, उनको उस समय बच्चा था छोटा सा। हाँ, तो अभी उनको नौकरी मिला क्या? हाँ, मिल गया। नौकरी मिला? क्या पुलिस में? हाँ। ठीक। तो वहाँ गए तो बता रहे हैं कि पेट्रोल बम से भी जलाए थे बोल के, क्या पूरा जलाए वाले थे? अरे पेट्रोल बम बोलने से ना बहुत सारा है वही साला, पूरा दिन भर 3-4 दिन जल गया ना वहाँ। हाँ, वो स्कूल मन पूरा। अच्छा, ऐसा पूरा उसी का धुआं दे रहा था पूरा पुल वहाँ अंदर में। तो लाश बाहर पड़ा था कि अंदर पड़ा? अंदर में पड़ा। पूरा जवान लोगों का लाश अंदर में था। और वहीं अंदर स्कूल भी था एक ठो? हाँ। तो उसमें बच्चे लोग थे? एक रूम में बच्चे लोग थे होंगे ना, बाकी रूम में इन लोग थे होंगे, पुलिस जवान। हाँ। बच्चे लोग को कुछ नहीं किए? कुछ नहीं किए। वो मैडम भी था ना, वो मैडम बच्चे लोग एक साइड से क्या आई। इतना लाश कभी देखे रहे जीवन में पहले एक साथ? नहीं, एक जन को देखने के लिए मुश्किल है, उतना कहाँ है। पूरा जितना वहाँ हम लोग अंदर में मैदान था, वो मैदान में पूरा लाश ही दिख रहा है। और उन लोग का बंदूक लेके गए? लेके गए। इनका बंदूक भी नहीं है, इनके जो जितने लोग थे उन लोग ऐसी कहाँ छुपा दिए, वही वाला बंदूक मिला। 3 है कि 4 बाकी सबका बंदूक पूरा ले गए। नक्सली लोग भी मरे इसमें? मर गए होंगे सब, उसमें कैसे नहीं मरेंगे। फिर उनको भी पूरा ऐसी वाला कैप पूरा इधर का इधर गिरा, इधर का इधर गिरा।
मतलब जवान लोग भी फायर किए इधर से? हाँ पहले इन्हीं लोग किए, लेकिन अब बाद में फिर उतना बंदूक भी नहीं था ना यहाँ पे। कितना बंदूक था बोल रहे थे, लेकिन अब जितना जवान है उतना तो रहा ही होगा। यहाँ रहा 55-60 तो हथियार रहा ही होगा, है कि नहीं? 60 नहीं था, 55 है कि 50 कुछ तो था वो बंदूक भी। अच्छा दादा, आप लोगों को पता ही नहीं चला ना इतना बड़ा कांड ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे? इतना बड़ा कांड हो जाएंगे बोल रहे थे, हमको पता चलता ना हम बोल देते ना वहाँ पे कैंप करना घुस के। अब किसी को पता नहीं है। क्योंकि हर घर से तो एक आदमी एसपी रहा ही होगा, सबके घर ही वाले इसके यहाँ से भी थे, इधर से बहुत सारे लोग थे उस समय एसपीओ में। वो लोग बाकी लोग घर चले गए, बाकी लोग हमारे यहाँ लोग वहीं पे थे। उन लोग खत्म हो गए, यहाँ से 6 जन खत्म हो गया इस गांव से वो एसपीओ में जो थे। 39 एसपीओ थे, उसमें 6 लोग इसी गांव के थे। तो आप लोग पहुंचे तो जो घायल लोग थे तो फिर पुलिस नहीं पहुंची थी, बाकी फोर्स कहीं से नहीं पहुंचा। अच्छा, आप लोग 4 ही बजे पहुंच गए थे घटना खत्म होने के तुरंत? खत्म होने के बाद हम लोग जल्दी वहाँ तुरंत अंदर में उसकी देखते हैं, चलो अभी तो नहीं होगा बोल के वहाँ गए हम लोग कैंप के अंदर। हम लोग बाकी चले दिए। तो वो जो घायल हुए तो उसको आप लोग भी कुछ मदद किए थे क्या? हाँ, क्या कैसे किए? क्या कुछ पेज वाज पिला दिए, क्या क्या किए ना हम लोग, फिर क्या करेंगे। पेज वेज पिलाए ना, फिर आए फोर्स वाले लोग तो लोग लेके गए होंगे फिर? वो फिर आके इधर से फिर यहाँ से ट्रक है कि क्या तो लाया थे उसमें लेके गया, वहाँ से फिर उधर किया हेलीकॉप्टर में गए। यहाँ स्कूटर ले गए सब? वो बता रहे हैं कि कुछ लोग बता रहे थे कि होली के 3 दिन बाद हुआ, फिर गांव वाले होली मनाना बंद कर दिए कुछ साल तक। हाँ 3 साल तक बंद करा दिए हम लोग। आप लोग नहीं खेले होली? मातम ही रहा 3 साल। सही बात है, इतना बड़े 55 लोग अगर होली के समय मर गए तो उसमें आज भी। लेकिन अब कैसा है दादा, अब उस समय तो फिर पूरा गांव में दहशत रहा होगा बहुत लंबा समय तक। है? फिर आप लोग डर लगता रहोगे ज़्यादा? डर तो क्या बोलेंगे, इधर आगे थोड़ा सा जाने का ही नहीं, डर का वजह से कहाँ जाएंगे, इधर उधर जाना ही नहीं। अब कैसा लगता है? अब थोड़ा सी डर भी रहता है। अभी भी है डर थोड़ा तो? रहेगा ही ना। लेकिन पहले से कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? पहले से थोड़ा सा कम हुआ है। इलाका कितना बदला दादा? पहले सड़क वड़क कैसा था? मैं तो आया नहीं। पहले सड़क इतना यही वाला सब सड़क थोड़ा सा था ना, इधर उधर अब नहीं, पहले तो नहीं था। नहीं, वो मेन सड़क कुटरू से सड़क वो भी था, अच्छा ही ठीक था, चौड़ा था? चौड़ा नहीं था। नहीं था। टावर और भी नहीं था, मोबाइल वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। लाइट वाइट था? लाइट था। वो लाइट का वजह से फिर वहाँ अंदर नहीं घुसने दिए ना, पूरा वायरमैन टूट गया। अच्छा, करंट का? करंट। तो फिर पूरा गांव इकट्ठा हुआ धीरे धीरे? इकट्ठा हो गया, उसके बाद घुसे, जिसका लाश उन लोग फिर उठा के ले जा बोले उधर से आके फोर्स। पहचान में आ रहा था? लाश जला दिए रहते? बाकी लोग पहचान में नहीं आए, लेकिन पूरा जल गया। हाँ। हमारे यहाँ 3 लोग थोड़ा पहचान में आए थे। अच्छा, ठीक है। तो भिक्षम दादा हैं, और ये उस घटना के बाद सबसे पहले ये लोग सुबह 4 बजे उठे। बता रहे हैं कि रात 12 बजे से फायरिंग शुरू हुई थी और सुबह जो है 4 बजे तक चली थी। इसमें माओवादी भी मारे गए थे और 55 जवान शहीद हुए थे, लगभग 15 जवान घायल हुए थे, हथियार उनके लूट लिए गए थे। बहुत बड़ी प्लानिंग थी माओवादियों की। एक और ख़ास बात यहाँ बातचीत में मुझे पता चली कि रानी बोदली वो गाँव है जो माओवादियों के कोर इलाके के बीच का बसा गांव है। लेकिन ख़ास बात यह है कि इस गांव से कोई भी माओवादी संगठन में कभी नहीं गया। एसपीओ में गए। जब सलवा जुड़ूम शुरू हुआ तो जो आदिवासी 2 धड़ों में बढ़ गए ना, कि आधे माओवादियों की तरफ चले गए और आधे सरकार की तरफ, तो रानी बोदली वो गांव था जहां से हर घर से एक शख्स एसपीओ में गया हुआ था माओवादियों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए। और बहुत सारे गाँव ऐसे थे जहाँ से हर घर से एक शख्स माओवादियों की तरफ चला गया हथियार उठाकर, माओवादियों की तरफ से लड़ने के लिए। तो माओवादियों की इस लड़ाई में दोनों तरफ सिपाही आदिवासी ही बने, दोनों तरफ मरने वाले भी आदिवासी ही रहे। और भी लोग से बातचीत करेंगे, और भी लोग से पूछेंगे। ये रानी बोदली की सीरीज़ है, इसको काफ़ी थोड़ा सा लंबा है लेकिन विधिवत हम बातचीत कर रहे हैं। चश्मदीदों से भी कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे।
तो सुना आपने कि दादा ने किस तरह से बताया कि कैसे पूरी रात गोलियों की तड़तड़ाहट उन्होंने सुनी और सुबह 4 बजे तक उन्हें वो इंतज़ार करते रहे कि कब गोलियों की आवाज़ शांत हो और घर से बाहर निकले। उन्हें पता था कि उनके छोटे भाई उसी कैंप में हैं जिस कैंप में लगातार फायरिंग हुई है। उनके मन में इस बात की चिंता भी थी कि पता नहीं उनका छोटा भाई किस हाल में होगा। सुबह 4 बजा और वो उस कैंप में पहुँचे तो उन्होंने जो मंजर देखा उन्होंने बताया आपको। फिर जो एक कहानी और निकल कर आई कि इस पूरे हमले के बीच उस कैंप के बीच में एक हॉस्टल भी था, आश्रम भी था, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और एक आश्रम अधीक्षिका भी थी। वो भी उस पूरी घटना की चश्मदीद गवाह रही हैं। तो मुझे लगा कि उनसे भी बातचीत करनी चाहिए। फिर मुझे लगा कि किसी ऐसे जवान से मुलाकात हो जाए जो एसपीओ हों और उस समय उस घटना स्थल में मौजूद रहे हों। तो ऐसे भी 2 जवान मुझे मिले, उनसे भी बातचीत की है। मुझे लगा कि ये 1 घंटे में, हालांकि हम रानी बोदली की पूरी घटना को समेट तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम उनसे अधीक्षिका से भी बातचीत करेंगे और साथ में 2 महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाह वो पूरी घटना बताएंगे कि पूरी घटना कैसे हुई। अगर आपको रानी बोदली की इस घटना को और विस्तृत तौर पर जानना है तो दूसरे पार्ट को भी देखिएगा, जिसमें हमने आश्रम अधीक्षिका से बातचीत, हालांकि वो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं की है, उनसे थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश की है। और 2 जवान जो एसपीओ के थे उन्होंने विधिवत पूरी घटना की जानकारी दी कि कैसे माओवादियों ने घेरा, कैसे वो लोग घायल हुए और कैसे उनकी जान बची, किस तरह से पूरा मंजर था और क्या माहौल देखने को मिला था। अगर आपको लगे कि पुरानी बड़ी घटनाओं पर इस तरह की जानकारी एकत्रित करना भी ज़रूरी है, नए दर्शकों को भी इस तरह की जानकारी देना ज़रूरी है, तो इस वीडियो को आप भी शेयर कीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा। धन्यवाद।